देखा होगा कि हमारे एग्जामिनेशंस में लैंग्वेज पोर्शंस हमेशा ज़्यादा होते हैं और लिटरेचर पोर्शन हमेशा कम। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, लैंग्वेज का भंडार बहुत ज़्यादा है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। और इन्हीं सब में बच्चे बहुत ज़्यादा घबरा भी जाते हैं कि मैम एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, कंजंक्शंस क्या होते हैं, इंटरजेक्शंस क्या होते हैं। तो ये सारे जो लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं ना, ये बच्चों को समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआर स्टडी। माई सेल्फ सौम्या मिश्रा, योर गाइड फॉर इंग्लिश लिटरेचर एंड लैंग्वेज। और आज मैं आपके लिए एक अच्छी सी न्यूज़ भी लेकर आई हूँ। मैंने स्टार्ट करी है लैंग्वेज की पूरी सीरीज़, जो कि मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ स्टार्ट करने वाली हूँ। और सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं लैंग्वेज के पार्ट्स ऑफ स्पीच, जहाँ पे आपको पता ही होगा नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव और कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इन सब के बारे में बात की जाती है। तो जिन लोग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है ना इन सारी चीज़ों को लेके कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ऑल्दो अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि बेटा नाउन क्या होता है, तो आप लोग झट से बता देंगे द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। बट क्या ये इस नाउन वर्ड की मीनिंग है? नो, ये डेफिनेशन है। आप लोगों ने डेफिनेशन बचपन से बुकिश लैंग्वेज में रट के बैठी है, बस वही चीज़ आप लोग रिपीट करते हुए चल रहे हैं, लर्न करते हुए चल रहे हैं, वो चीज़ आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठ चुकी है। बट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें होनी चाहिए कि आपको हर एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ताकि आप लोग अपने लैंग्वेज में भी और ज़्यादा इन्हांसिंग सिचुएशंस ला सकें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि मैंने आपको बताया है बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं लैंग्वेज को स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो चलिए बिना किसी डिले के हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एंड आई होप कि सभी बच्चे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इस वीडियो को एंड तक बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एंड आई एम श्योर आपके सारे जो जितने भी आपके क्वेरीज है, जो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियरेंस नहीं है, वो आपको ये वीडियो देखने के बाद आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बिकॉज मैं बहुत ही ईजी ब्रीजी वाली लैंग्वेज को यूज़ करती हूँ, जैसे कि अभी आप लोग सुन ही रहे हैं, सिर्फ हिंदी यूज़ की है मैंने अभी तक। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस की, तो आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती हैं, जो कि अभी हम आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी के लिए मैं आपको बता देती हूँ। नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और प्रेपोजिशंस। ये बेसिक 7 ही हुआ है, एक और है वो भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए आप लोग के दिमाग में कि मैम हम लोग को इन सब वर्ड्स का मतलब क्यों पता होना चाहिए, हम लोग क्यों जाने नाउन क्या है, हम लोग क्या करेंगे एडवर्ब क्या है जान के। हम लोग को तो सेंटेंस फॉर्मेशन करना आता है, हम लोग को पता है अगर मैंने बोला मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर, तो मुझे पता है कि एक सेंसिबल सेंटेंस है। बट आपको पता कैसे चला कि एक सेंसिबल सेंटेंस है? आपको कैसे ये चीज़ रियलाइज हो रही है कि जो सेंटेंस है उसमें सेंस बनता कब है? तो आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ। पहले मैंने अगर बोला, थोड़ा सा नाम मैंने बड़ा ले लिया बिकॉज वो जो सीता, रीता, ये सब बहुत ही कॉमन नेम्स हो गए, तो मैं थोड़ा सा इन्हांस हो रही हूँ आप लोग के लिए। मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा क्या ये सेंटेंस सेंसिबल है, क्या ये सेंटेंस सही है, तो आप लोग बोलेंगे हाँ मैम बिल्कुल सही है, इसमें क्या गलत बात है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस क्यों सही है, आपको कैसे पता कि ये जो सेंटेंस मैंने फॉर्मेशन किया है सेंटेंस का, ये सेंसिबल सेंटेंस है? आपको कैसे इसकी मीनिंग डिराइव कैसे हो रही है? आप इसको तुरंत ही ट्रांसलेट अगर करोगे तो आप समझ जाओगे ना कि हाँ मधुरिमा एक लेटर को लिख रही है। तो इसमें जो भी पार्ट्स हैं, जैसे कि मधुरिमा हो गई, ठीक है, फिर इज हो गया, फिर राइटिंग हो गया, फिर अ हो गया, फिर लेटर हो गया, इन सबको हम लोग कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको नॉर्मल, अभी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को भूल जाओ, हटा दो। अगर मैं आपसे नॉर्मली इस स्टेटमेंट की बात करूं, तो आपसे मैं पूछूं अगर बेटा मधुरिमा कौन है इस सेंटेंस में, तो आप बोलोगे मैम सब्जेक्ट है या फिर नाउन भी हो सकती है। ठीक, उसके बाद अगर मैंने आपसे बोला बेटा इस क्या है, आप बोलेंगे मैम हेल्पिंग वर्ब, ये कैसी बात कर रही है, तो सबको पता होगा मैम। नहीं बेटा, सबको नहीं पता होता है। अगर मैंने आपसे बोला राइटिंग क्या है, तो आप बोलेंगे मैम वर्ब है। फिर ए क्या है, आर्टिकल है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, या फिर नाउन है। अब ये आप लोगों को पता है कि किसी भी सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए ये सब बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। बट अगर मैं आपको बहुत ही बेसिक ग्राउंड में बताती हूँ, ठीक है, एकदम बेसिक ग्राउंड में, कोई भी सेंटेंस को फॉर्म होने के लिए ये 3 चीज बहुत जरूरी होती हैं, दैट इज सब्जेक्ट,
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, एक और चीज़, अगर मैं बहुत ही कॉमन ग्राउंड पे बात करूँ तो मुझे ऐसे रूल्स वगैरह समझाना, आपको रूल्स लिखवाना, वो सब आप लोग को कहीं पे भी मिल जाएगा। आप लोग कोई भी यूट्यूब की वीडियो उठा के देख लीजिए, आप लोग को नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपको बाकायदा रूल वाइज मिलेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को इतना ईजी वे में समझाना चाह रही हूँ, अब जो कि समझाऊंगी भी एकदम आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेके प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगी ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैं आपको ये सब बताऊंगी तो मतलब जो फॉर्मूलेज जो रूल्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ाना चाहती हूँ आप लोग को। तो किसी भी सेंटेंस में मैंने आपसे बोला कि किसी भी सेंटेंस में जहाँ पे सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, तभी एक सेंटेंस जो होता है वो सेंसिबल सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बनेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला शी गोज, मैंने आपसे बोला शी गोज, क्या ये एक कंप्लीट सेंटेंस है? यस और नो? बिल्कुल नहीं है मैम। क्यों? क्योंकि मैम इसमें ऑब्जेक्ट की कमी आ रही है, ठीक है मैम। इसमें सब्जेक्ट है, गोज मतलब वर्ब भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर मैंने बोला शी गोज, वो जा रही है, वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, किसके लिए जा रही है, कुछ नहीं दिया है, तो इसको हम लोग कहते हैं फ्रेज। थोड़ा सा मैं और पहले जा रही हूँ, मतलब और बेसिक तरीके से स्टार्ट करें ताकि आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर रहना चाहिए। तो इसको कहते हैं हम लोग फ्रेज, जहाँ पे एक सेंसिबल मीनिंग नहीं निकल के आती है। मैंने अगर आप लोग से बोला ही कुक्स, ठीक है, ही ईट्स, तो ये सब क्या हो जाएगा? ये सब कहलाता है फ्रेज। लेकिन अगर मैंने बोला मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर, मतलब यहाँ पे सब्जेक्ट भी है, ठीक है, जो कि मधुरिमा है, राइटिंग आपका वर्ब निकल के आ जाएगा और लेटर आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो जिस भी सेंटेंस में ये तीनों क्राइटेरिया फॉलो होते हैं, उन्हीं सेंटेंस को हम लोग कंप्लीट सेंटेंस कहते हैं। इतना क्लियर हो गया? आई होप क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे लिखा हुआ है अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इज एसेंशियल फॉर बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस। मैंने आप लोगों को बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच पता क्यों होना चाहिए, जैसे मैंने आप लोग को एक एग्जांपल दिया था। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि मधुरिमा इसमें क्या है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। आपको उसकी मीनिंग, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख के पता चल जाएगा कि वो क्या हो सकती है। क्लियर हो गया? और इन दिस लेसन वी विल एक्सप्लोर द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस पूरे लेक्चर में हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखने वाले हैं। तो एक बार पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक ग्राउंड पे देख लेते हैं। सबसे पहला है नाउन। अब देखो नाउन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आप लोग को बहुत ही छोटे छोटे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि इसका बेसिक हिंदी में मतलब क्या होता है, ठीक है। बहुत ही बेसिक तरीके से समझिएगा। नाउन का मतलब ये होता है सेंटेंस में जिसके भी बारे में बात की जा रही होगी। अगर मैंने बोला द बॉटल इज केप्ट ऑन अ टेबल, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटल। If I said the book is kept on a table, that means I'm talking about book. If I said the boy is standing right there, that means I'm talking about the boy. So in these three sentences, the subjects will be the bottle, the book and the boy. Got it? जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे। ऑल राइट, जिसे हम लोग सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब वो होता है जहाँ पे हम नाउन की जगह दूसरा वर्ड यूज करते हैं। कैसे मैम? अब एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैंने आपको बोला बेटा आप अपने ऊपर एक छोटा सा ऐसे लिखिए, ठीक है, छोटा सा ऐसे जहाँ पे आपको अपने बारे में बताना है या फिर अपने फ्रेंड के बारे में बताइए। तो मान लीजिए आपके फ्रेंड का नाम, अगर कोई बॉय मतलब जो बच्चा, जो मेल बच्चा है वो अगर मेरी वीडियो देख रहा है, तो मान लो उसका कोई फ्रेंड है जिसका नाम राहुल है, और अगर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो मान लो उसकी फ्रेंड का नाम मधुरिमा ही रख लेते हैं, ठीक है, मधुरिमा है। तो अगर मैं आप लोग से बोलूं बेटा अपने दोस्त राहुल और अपनी फ्रेंड मधुरिमा के बारे में आपको कुछ एक छोटी सी ऐसे टाइप का लिखना है, तो क्या लिखोगे? मैम माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज राहुल, राहुल स्टडीज इन क्लास 6, राहुल लव्स टू प्ले क्रिकेट, राहुल कम्स टू माई होम एवरी डे। तो बार बार ये राहुल वर्ड यूज करना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, और इससे हमारा इंप्रेशन भी बहुत खराब पड़ता है। इसीलिए हम लोग किसका यूज करते हैं? प्रोनाउन का। अगर मैंने बोला माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज राहुल, ही स्टडीज इन क्लास 9th, ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, ही ऑफन कम्स टू माई होम। तो आपने देखा यहाँ पे मैं राहुल की जगह पे ही यूज कर रही हूँ बार बार। यहाँ पे आपको एक इन्हांसिंग अपनी जो वोकैबुलरी होती है, इन्हांसिंग तरीका होता है जो प्रेजेंटेशन करने का अपने वर्ड्स को, वो यहाँ पे ज़्यादा और खिल के आता है। तो प्रोनाउन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? नाउन की जगह पे, क्योंकि हम लोग नाउन जहाँ पे बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके,
तो जैसे अगर मैंने आप लोग से बोला यहाँ पे ही कुक्स, अगर मैंने बोला ही कुक्स तो यहाँ पे पर्टिकुलरली किसी इंसान के बारे में बात की जा चुकी होगी, और इसलिए यहाँ पे ही मतलब किसी एक लड़के के बारे में ही बात की जा रही होगी, इतना तो आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अगर मैंने लिखा होता शी कुक्स मतलब आप समझ जाते कि किसी लड़के के बारे में बात हो रही है। गॉट इट, यहाँ तक क्लियर हो गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग वर्ब पे। वर्ब का मतलब क्या होता है? वर्ब मतलब होता है जब कभी भी कोई भी सेंटेंस में जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है। जैसे कि मैंने देखिए इसी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। मैंने आपको एग्जाम्पल में लिखा मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर, तो मधुरिमा क्या काम कर रही है? वो लेटर लिख रही है, तो जो लिख रही है राइटिंग हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब के लिए आप बहुत ही छोटा सा फ्रेज दिमाग में रखो, क्वालिटी ऑफ वर्ब। जो भी अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आपने पढ़ा होगा ना क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। देखो मैंने बचपन में पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है वो, बट विल कम टू इंग्लिश, ठीक है। तो अगर मैं एडवर्ब की बात करूँ तो आप सिंपल एक फ्रेज याद रखो, क्वालिटी ऑफ वर्ब। कोई भी ऐसे वर्ड्स जो आपको ये बताएं कि कोई भी जो एक्शन टेक प्लेस हो रहा है सेंटेंस में वो किस तरह से हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला राहुल is walking slowly, ठीक। मैंने आपसे बोला राहुल धीमे धीमे चल रहा है, तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसमें वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे मैम वॉकिंग है, कैसी बात कर रही हैं, भी तो आपने समझाया है, आप कोई नहीं, आप ही बोल जा रही हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें जो वर्ब है वो वॉकिंग है, ठीक है। तो राहुल चल रहा है ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन राहुल किस तरह से चल रहा है, तेज चल रहा है, धीमे चल रहा है, आराम से चल रहा है, किस तरह से चल रहा है, तो जो उसकी एक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाएगा, जो वर्ड दिखाते हैं उनको हम लोग एडवर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वॉकिंग वर्ब हो जाएगा और स्लोली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्लियर हो गया? यहाँ तक सही है। अब आते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव जैसे यहाँ पे एडवर्ब के लिए हम लोग एक फ्रेज यूज किया हम लोगों ने, क्वालिटी ऑफ वर्ब, वैसे यहाँ पे एडजेक्टिव में क्या करेंगे? क्वालिटी ऑफ नाउन। क्लियर हो गया? क्वालिटी ऑफ नाउन मतलब कोई भी ऐसे वर्ड जो कि हमें नाउन मतलब जो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में बताया जाता है। तो मैंने आपसे बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने आपसे बोला द मैंगो ट्री इज टॉल। मैंने आपसे बोला द मैंगो ट्री, सॉरी ट्री नहीं लिखा मैंने, मैंगो कैसे टॉल हो सकता है मैम, आप क्या बात कर रही हैं, नहीं सॉरी माय बैड। द मैंगो ट्री इज टॉल। तो अब यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मैंगो ट्री के बारे में बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे मैं मैंगो ट्री की ही कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिफाइन कर रही हूँ, कि मतलब मैं बता रही हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही है, जो सब्जेक्ट है मैं उसी को डिफाइन कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई सेड रीना इज टॉल। मैंने आपसे बोला रीना इज टॉल, तो मतलब यहाँ पे रीना की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करा जा रहा है, मतलब यहाँ पे रीना कोई वर्क नहीं कर रही है, ठीक है। यहाँ पे रीना की उस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा रही है कि रीना कैसी है, शॉर्ट है, टॉल है, ठीक है, फैट है, थिन है, ये जो चीज़ें होती हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। जितने लोग को थोड़ा सा और क्लैरिफाई, आई होप से अभी तक तो हो रहा होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा, बट स्टिल अगर नहीं भी हो रहा है तो जस्ट डू नॉट वरी, अभी मैं आगे इसको और ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी में लेकर जाऊंगी। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को, मतलब एक नाउन का जो संबंध होता है, जो कनेक्शन होता है, वो दूसरे नाउन से करते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपसे बोला, मैंने अभी आप लोगों को एग्जांपल दिया था, द बॉटल इज केप्ट ऑन द टेबल, ठीक। अब यहाँ पे देखिए दो नाउन है, पहला नाउन हो गया बॉटल, दूसरा नाउन हो गया टेबल। अब दो नाउन के बीच का यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है? कनेक्शन बताया जा रहा है कि द बॉटल इज केप्ट ऑन द टेबल, मतलब एक बॉटल है और एक टेबल है। अब वो बॉटल उस टेबल से किस तरह से कनेक्टेड है? बॉटल टेबल के ऊपर रखी है, ये आपको कनेक्शन दिख गया। आप यहाँ पे अंडर भी हो सकता था, अंडर द टेबल, मतलब वो बॉटल कहाँ पे रखी हुई है? अंडर द टेबल मतलब नीचे रखी हुई है। बिसाइड द टेबल मतलब वो बॉटल कहाँ रखी हुई है? टेबल के बगल भी रखी हुई है। तो ऐसे वर्ड्स जो आपको एक नाउन से दूसरे नाउन का कनेक्शन दिखाते हैं उन्हें हम लोग प्रेपोजिशन कहते हैं। ऑलराइट,
कंजंक्शन सिंपल है कि जब दो अलग अलग वर्ड्स को हम लोग को मिलाना होता है तो उन जैसे वर्ड्स का हम लोग जब यूज करते हैं तो हम लोग उसे कंजंक्शन कहते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि शीतल इज प्लेइंग, ठीक है, एंड निकिता इज प्लेइंग। अब आपको पता है शीतल इज प्लेइंग अलग चीज है, निकिता इज प्लेइंग अलग चीज है। वो दोनों ही अलग अलग खेल रही हैं, अलग अलग इंडिविजुअल से अलग अलग जगह भी खेल रही होंगी। लेकिन अगर मैंने आपको इसको सेंटेंस को जोड़ के बना दिया और बोला शीतल एंड निकिता आर प्लेइंग, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे जो एंड वर्ड था उससे आपको क्लियर हो गया कि ये कंजंक्शन है। ये यहाँ पे क्या होगा, कंजंक्शन हो जाएगा। इससे आपको समझ में आ गया कि शीतल भी खेल रही है, निकिता भी खेल रही है। क्लियर हो गया। अब सेंटेंस दोनों को बहुत अलग अलग था लेकिन मैंने दोनों को जोड़ दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं आता? आई होप सो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर है कोई दिक्कत नहीं, अभी हम आगे बताएंगे। और इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? आपने एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स पढ़े होंगे, बस वैसा ही होता है इंटरजेक्शन, जहाँ पे हम फीलिंग को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। कोई भी फीलिंग होती है उसको हम बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। जैसे मान लो कि आपको कभी चोट लग जाती है, ठीक है, कभी चलते चलते लड़ गए तो बोलते हैं ना आउच लग गई, ठीक है, या फिर किसी ब्यूटीफुल व्यू को देख के बोलते हैं वाओ कितना सुंदर लग रहा है। तो जो आउच वर्ड हो गए, वाओ वर्ड हो गए, हुर्रा वर्ड हो गए, ये सारे वर्ड्स क्या होते हैं? इंटरजेक्शंस होते हैं, जिसे कि हम लोग नॉर्मल भाषा में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहते हैं, ठीक। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम अपनी स्लाइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब पहला आता है नाउन। अभी तो मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर ही दिया है बट स्टिल पढ़ना तो पड़ेगा। अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। देखिए, अब अगर मैंने आपसे पूछा होता बेटा व्हाट इज नाउन, तो आप लोग यही बोलते द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। बट देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। इसे हम लोग कहेंगे नाउन की मीनिंग, ठीक है, नाउन की मीनिंग कहेंगे। अच्छा, मैं आपको एक और एक्स्ट्रा चीज बता देती हूँ नोट में, आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। 3 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला होता है डेफिनेशन, दूसरी होती है मीनिंग और तीसरा होता है ट्रांसलेशन। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। यूजुअली क्या होता है, जब कभी भी कोई इंसान आपसे कुछ पूछता है, ठीक है, किसी वर्ड का मतलब पूछता है, तो आप लोग क्या करते हो, उसका हिंदी ट्रांसलेट कर देते हो। मैंने आपसे बोला बेटा व्हाट इज वाटर, तो आप बोलोगे मैम पानी है। व्हाट इज फायर, मैम आग है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, वो आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट वुड नॉट कम अंडर द मीनिंग सेक्शन। तो जब कभी भी आप किसी भी वर्ड को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं हिंदी में, तो उसे हम लोग मीनिंग नहीं बोलेंगे या फिर डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, उसे हम लोग ट्रांसलेशन बोलेंगे। तो अगर मैंने आपसे बोला बेटा नाउन क्या होता है, तो अगर आप मुझको ये बता रहे हैं द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। लेकिन अगर मैंने आपसे बोला बेटा नाउन क्या होता है, मुझे मतलब बताइए, ये द नाउन अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि ये नाउन का मतलब है, ये मीनिंग हो जाएगी। अब अगर मैंने आपसे बोला बेटा ट्रांसलेट करिए नाउन को क्या कहते हैं, तो आप लोग क्या बोलोगे हिंदी में नाउन को क्या कहते हैं? संज्ञा। मेरी हिंदी की राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, ठीक है, तो नाउन को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। समझ में आ गया। तो ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोग को दिमाग में रखने पड़ेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कब आपको डेफिनेशन बतानी है, कब आपको ट्रांसलेशन करना है, कब आपको मीनिंग बतानी है। क्लियर हो गया? खैर, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया था ताकि आप लोग थोड़ा सा समझदार हो जाएं मेरी तरह, ठीक है। चलिए, अ नाउन इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। अब देखो यहाँ पे आइडिया आप लोगों ने बचपन में नहीं पढ़ा होगा। आइडिया का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जैसे कि मान लो मैंने बोला कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में जैसे कि मान लो लव आ गया। अब लव क्या किसी पर्सन का नेम है, किसी प्लेस का नेम है, किसी थिंग का नेम है, किसी एनिमल का नेम है? नहीं, लेकिन ये एक आइडिया का नेम है। आइडिया मतलब ये होता है जब आप कोई चीज़, एक इमेजिनेशन आप लोग कर रहे हो और उसको आपने किसी चीज़ का नाम दे दिया, ठीक है। जैसे कि मान लो अगर मैंने बोला कि कोई इंसान जो बहुत ही साथ साथ रहता है, एक दूसरे को मानता है, एक दूसरे की केयर करता है, इसका मतलब वो उससे प्यार कर रहा है, तो मैंने आपको दे दिया लव वाला। अगर मैंने आपसे बोला कि कोई इंसान
एक इंसान को देख के बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा जाता है, ठीक है, बहुत इरिटेट हो जाता है, बहुत गुस्से में आ जाता है, बहुत फ्रस्ट्रेशन दिखाता है, इसका मतलब वो उसे गुस्सा रहता है, तो हमने उसके लिए एक कॉन्सेप्ट दे दिया एंगर। तो ये होता है आइडिया का कॉन्सेप्ट। समझ में आया? जब कोई आप एक कुछ भी तरीके की इमेजिनेशन कर रहे होते हैं तो आप उसको एक नाम दे देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं आइडिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इन द सेंटेंस द डॉग बार्क्ड लाउडली, the dog barked loudly, the word dog is a noun because it is a thing, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसे समझिए, अब मैंने अगर बोला the dog barked loudly, इसमें noun क्या है? समझ जाओगे मैम, dog है। क्यों है? क्योंकि ये subject है, इसके बारे में बात हो रही है, हम एक dog के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? noun हो जाएगा। बाकी मैं आपको और भी examples दे सकती हूँ, जैसे कि सॉरी कैट की स्पेलिंग मैंने गलत लिख दी है। द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। तो आप कहो, मैं अगर आपसे पूछूं बेटा नाउन क्या है? कैट है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? यहाँ पे आपका जो नाउन है उसकी पूरी आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। कभी भी आप कोई भी सेंटेंस पढ़िए, कोई भी सेंटेंस पढ़ो, उसमें तुमको पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात हो रही है, उसको हम लोग नाउन कहेंगे। अच्छा, एक और चीज़, आपको मैंने इसके पहले एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें मैंने आपसे बोला था मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर। उसमें मधुरिमा और लेटर दोनों ही नाउन थे। क्लियर हो गया? लेटर भी एक नाउन ही होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है सब्जेक्ट, देखो दो कॉन्सेप्ट याद रखो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब, ये अलग चलता है, ये सेंटेंस को फॉर्मेट करने का काम करता है। नाउन का मतलब ये होता है किसी भी चीज का, किसी भी इंसान का, किसी भी थिंग का, किसी भी आइडिया का जो मतलब होता है, नाम होता है, उसको हम लोग नाउन कहते हैं। अगर मैंने आपसे बोला दैट शीतल इज टॉलर देन रिया, ठीक है, तो क्या होगा? यहाँ पे बात तो शीतल की हो रही है लेकिन नाउन तो रिया भी है ना, तो नाउन दोनों हो जाएंगे। इसे कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, मतलब एक स्पीच के कितने पार्ट होते हैं, ये नाउन का कॉन्सेप्ट हुआ। बट अगर मैं आपसे बोलूं बेटा सब्जेक्ट क्या है, मैम सब्जेक्ट तो शीतल ही है, सब्जेक्ट सिर्फ शीतल रहेगी, क्योंकि यहाँ पे शीतल के बारे में बात हो रही है। शीतल बहुत ही सेल्फ ऑब्सेस्ड है, वो किसी और को नहीं इतना इंपॉर्टेंस देगी कि नहीं मेरे बारे में ही बात करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट जो होगी वो शीतल ही होगी, लेकिन अगर मैं नाउन की बात करूँ तो नाउन यहाँ पे शीतल भी होगी और रिया भी हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका? आई होप सो, हो ही जाना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम लोग प्रोनाउन पे। मैंने आप लोगों को बताया बेटा प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन वो वर्ड होते हैं जहाँ पे हम नाउन की जगह पे, जिसको हम नाउन की जगह पे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैंने आपसे बोला शी लव्स टू रीड, इसके आगे चलो द बुक भी लगा लेते हैं, शी लव्स टू रीड द बुक। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे शी की अगर मैं बात करूं, ठीक है, शी भी प्रोनाउन है, नाउन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, इतना दिमाग में रखो, नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और एनिमल थिंग, ठीक है। तो यहाँ पे शी किसके लिए यूज हो रहा है? सिंपल सी बात है, किसी लड़के के लिए यूज हो रहा होगा, ठीक है, किसी फीमेल के लिए यूज हो रहा होगा, और अगर फीमेल है तो वो एक ह्यूमन बीइंग ही होगी, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ही होगी। ह्यूमन बीइंग है तो मतलब किसी का नाम ही होगा, मतलब कोई पर्सन होगा, तो द नेम ऑफ अ पर्सन, एट लास्ट वही निकल के आ जाता है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? जब कभी भी हम लोग नाउन की जगह पे कोई भी वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो मैंने शी बताया, आप लोग लिख लो ये ही, आई, यू, दे, ठीक है, देन देम, ये सब क्या हो जाएंगे? प्रोनाउन हो जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं हम लोग वर्ब्स पे। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो कि आपको सेंटेंस में एक्शन दिखा रहा होता है, ठीक है। अ वर्ब शोज एक्शन और अ स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जो एक्शन दिखाएगा आपको एक सेंटेंस में, उसे हम लोग कहेंगे वर्ब। सिंपल सी चीजें याद रखो इसको हिंदी में। अच्छा, मैं हिंदी में बताती चलती हूँ आप लोगों को, इसको हिंदी में क्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर क्रिया मतलब क्या होता है? कोई भी कार्य करना, कोई भी काम करना, तो काम करना इज रिगार्डेड टू एक्शन, ठीक है, परफॉर्मिंग एन एक्शन।
फॉर एग्जाम्पल इन द सेंटेंस शी रैन टू द स्टोर, अब वो स्टोर की तरफ क्या करी, वो भाग रही थी स्टोर की तरफ, शी वॉजंट वॉकिंग, ठीक है, शी डजंट वॉकिंग, शी रैन टूवर्ड्स द शॉप, सॉरी टूवर्ड्स द स्टोर। तो यहाँ पे जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो क्या हो रहा है, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के थ्रू एक एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा है कि वो भाग रही है, तो यहाँ पे रैन क्या हो जाएगा, यहाँ पे वर्ब हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको फिर से आप लोग याद करिए, पहला मैंने आप लोग को दिया था मधुरिमा इज राइटिंग अ लेटर, तो वहाँ पे एक्शन क्या परफॉर्म हो रहा था, राइटिंग, तो राइटिंग क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, गुड, हो ही जाना चाहिए, मैं बहुत ही बेसिक तरीके से बता रही हूँ, इतने में भी नहीं हुआ तो फिर हद ही है। उसके बाद आते हैं हम लोग एडजेक्टिव पे। एडजेक्टिव का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ नाउन, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, दो सेंटेंसेस विच रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ अ नाउन, जहाँ पे हमको ये पता चले कि जो नाउन है उसके बारे में हमें क्या बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे बोला द डॉग मेड द बॉल डर्टी, ठीक। अब यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन यहाँ पे बॉल है और डॉग, दोनों नाउन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बॉल भी तो एक नाउन ही है ना, तो बॉल के नाउन, बॉल का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या दिखाया जा रहा है कि बॉल जो है वो डर्टी हो गई है, तो बॉल कैसी है, क्लीन है, डर्टी है कि कैसी है, तो वो आपको दिखा रहे हैं, तो डर्टी यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हो गया। कोई भी ऐसे वर्ड जो आपको नाउन की क्वालिटी बताते हो, नाउन मतलब होता है अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, जो आप लोग बचपन से रटते आ रहे हैं, किसी भी इंसान का नाम, जगह का नाम, ठीक है, किसी भी आइडिया का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी सब्जेक्ट का नाम, अगर जो आपको दिख जाएगा सेंटेंस में और आपको उसकी क्वालिटी भी दिख रही है, इसका मतलब वहाँ पे एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, द ब्लू स्काई इज ब्यूटिफुल, ठीक है। अब मैंने बोला द ब्लू स्काई इज ब्यूटीफुल, अगर आप लोग अभी सोचो ब्लू नहीं है, मैंने ब्लू नहीं लगाया, मैंने सिर्फ इतना बोला द स्काई इज ब्यूटीफुल, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ आसमान सुंदर है। लेकिन आसमान तो भैया अलग अलग वेदर तो चेंज होते रहते हैं ना, कभी आपको एकदम सनी वेदर मिलता है, ठीक है, कभी आपको क्लाउडी वेदर मिलता है, स्काई की अगर मैं बात करूँ, कभी आपको जो नाइट में अगर आप बोलो तो स्टारी स्काई मिलता है, तो इस स्काई तो आपको डिफरेंट तरीके के मिल रहे हैं, लेकिन मैं पर्टिकुलरली किस स्काई के बारे में बात कर रही हूँ, तो जब मैंने आपको स्काई के बारे में भी डिस्क्रिप्शन दे दिया कि मैं किस स्काई के बारे में बात कर रही हूँ, ब्लू स्काई के बारे में बात कर रही हूँ, मतलब दिन का समय है और उस टाइम पे जो स्काई है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे नाउन क्या है, स्काई हो गया, और यहाँ पे नाउन की मैं क्वालिटी बता रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एडवर्ब पे। एडवर्ब का मतलब होता है कोई भी ऐसे वर्ड्स जो हम लोगों को वर्ब की, मतलब जो एक्शन परफॉर्म हो रहा है उसकी क्वालिटी बताएं, ठीक है। जैसे कि मैंने आकर आपसे बोला, एक एग्जांपल लेते हैं, रीना इज राइटिंग स्लोली, ठीक। अब मैंने आपसे बोला रीना इज राइटिंग स्लोली, आप स्लोली को हटा दो, आप सिर्फ इतना देखो रीना इज राइटिंग, तो आप समझ जाएंगे कि रीना एक सब्जेक्ट है जो कि एक वो एक्शन परफॉर्म कर रही है, वो एक्शन क्या है, लिखने का, कि वो लिख रही है। लेकिन अगर मैं आपको उसके बारे में भी डिस्क्राइब कर दूं कि वो उसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है, वो स्लोली लिख रही है, फास्ट तरीके से लिख रही है, या फिर आराम आराम से लिख रही है, जो भी उसका क्राइटेरिया है, जो उसके एक्शन को डिस्क्राइब करेंगे जो वर्ड्स, उनको हम लोग एडवर्ब कह देंगे। क्लियर हो गया। तो अगर मैंने आपसे बोला रीना इज राइटिंग स्लोली, तो यहाँ पे स्लोली क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो एडवर्ब का काम करेगा। क्लियर हो गया। चलिए एक बार हम लोग डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एन एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, ठीक है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, ठीक है। अब ये पॉइंट तो यहाँ पे देखो, बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो एडवर्ब जो होता है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है और दूसरे एडवर्ब को भी कर सकता है, लेकिन आप एकदम बेसिक ग्राउंड पे रहिए, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पे रहिए कि एडवर्ब की मेन जो काम होता है ना, वो यही होता है कि वो वर्ब की क्वालिटीज को वो डिफाइन करेगा कि वर्ब जो काम कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो किस तरीके से एक्शन परफॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग एडवर्ब बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल द बर्ड सैंग ब्यूटिफुली, द बर्ड सैंग ब्यूटिफुली, अब आप ब्यूटिफुली हटा दीजिए, आप ब्यूटिफुली हटाओ, सिर्फ इतना रखो द बर्ड सैंग, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक बर्ड है जो कि गाना गा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कोयल की बात करते हैं, तो जो कोयल होती है उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, सुबह सुबह एकदम मधुर सी आवाज़ जब जाती है आपके कानों में तो बहुत एक सूदिंग सा क्रिएट होता है, एक सूदिंग सा ऑरा क्रिएट होता है।
तो अगर मैंने आपसे बोला, अब देखो हर बर्ड तो अच्छे से गाती नहीं है, कुछ कुछ बर्ड्स होती हैं जिनकी आवाज़ जो है बहुत ही हार्श होती है, बहुत लगती भी है। तो अगर मैंने आपसे बोला द बर्ड सैंग, तो बर्ड ने गाना गाया, बट कैसा गाया? अच्छा गाया, ठीक गाया, ठीक ठाक गाया, बहुत अच्छा गाया, एकदम माइंड ब्लोइंग गाया। तो जब मैं आपको इसके बारे में भी डिस्क्राइब करूंगी ना बकायदा कि उसने गाना गा तो लिया लेकिन गाना कैसे गाया, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा? एडवर्ब। क्लियर हो गया? हो ही जाना चाहिए अब तक तो, अब तो सच में हो जाना चाहिए। अब आते हैं, अब देखो ये था आपको थोड़ा सा बेसिक बेसिक चल रहा था अभी तक। अब आते हैं हम लोग प्रेपोजिशन पे, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। A preposition shows the relationship between a noun and an another noun। मतलब एक नाउन का दूसरे नाउन से क्या रिलेशन है, ये हमको प्रेपोजिशन बताता है। ठीक है, मैंने आपसे बोला द बग इज अंडर द टेबल, द बग इज अंडर द टेबल। अब यहाँ पे देखो बग नाउन हो गया, टेबल नाउन हो गई। अब बग का टेबल से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? बग भी एक इंसेक्ट होता है, टेबल एक फर्नीचर होता है, दोनों का कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई एक बग जो है, जो एक इंसेक्ट है, वो अगर टेबल पे आके बैठ जाता है, टेबल के ऊपर आके बैठ जाता है, तो कनेक्शन डेवलप हो जाएगा ना। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, एक ह्यूमन बीइंग है, आपका चेयर से कोई कनेक्शन है? नहीं हो सकता। आप एक ह्यूमन बीइंग है, चेयर एक फर्नीचर है। लेकिन अगर आप ही एक चेयर पे बैठ जाते हैं तो आप दोनों का कनेक्शन डेवलप हो जाता है कि वो उस चेयर के ऊपर आप बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं से वो चेयर जो है वो आपसे क्या है? कनेक्टेड है। ठीक है, अब वो वाला कॉन्सेप्ट मतलब है ना मैम, चेयर तो ज़मीन को छू रही है, ज़मीन को हम छू रहे हैं, तो इनडायरेक्टली हम चेयर को छू रहे हैं, तो वो बकवास वाला कॉन्सेप्ट होता है, वो सब नहीं चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडर है ये रिलेशनशिप को डिफाइन कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेपोजिशन। कैसे डिफाइन कर रहा है? मतलब बता रहा है कि जो बग है वो टेबल से किस तरीके से कनेक्टेड है। हम बताएंगे ना, जो बग है वो टेबल के नीचे है, तब हमको समझ में आ रहा है हाँ ये टेबल के आसपास है कहीं पे, तो टेबल से कनेक्टेड है। क्लियर हो गया? अगर मैंने बोला द बग इज अपॉन द टेबल, मतलब जो बग है वो टेबल के ऊपर है, तो हमें कनेक्शन समझ में आ जाएगा। आप इस वर्ड को हटा दो, अगर मैंने आपसे बोला द बग इज द टेबल, तो पूरी मीनिंग ही डिफरेंट हो जाएगी। जो बग है वो टेबल है, अब टेबल फर्नीचर है, बग इंसेक्ट है, वो दोनों एक नहीं हो सकते हैं। एक बग जो है वो टेबल में कभी कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इसीलिए हम लोगों ने ये वर्ड क्या यूज किया है? रिलेशनशिप। जब हम दो नाउन के बीच का रिलेशनशिप बता रहे होते हैं, दोनों के बीच में क्या कनेक्शन डेवलप हो रहा है, इसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो हम उसे प्रपोजिशन कहते हैं। इसमें आता है ऑन, ठीक है, अपॉन, अंडर, बिसाइड, बिहाइंड, ये सारे वर्ड क्लियर हो गए। उसके बाद आता है इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शन का मतलब वो होता है जहां पे आप नॉर्मल से ज़्यादा अपने इमोशन को दिखा रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला आउच मुझे लग गई, तो आप समझेंगे ना कि हाँ मैम को चोट लगी है। मैं ऐसे तो बोलूँगी नहीं हुर्रा मुझे लग गई, मैं खुश तो होंगी नहीं मुझे चोट लगेगी। तो वो सारे वर्ड्स जहाँ पे आपको एक इमोशन दिखाते हैं, आपको ये समझ में आएगा कि हाँ एक नॉर्मल लेवल से इमोशन अब जा रहा है। ठीक है, अभी पढ़ते हैं, समझ और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। वो सारे वर्ड या फ्रेज जो कि हमें दिखाते हैं कि एक इमोशन एक्सप्रेस हो रहा है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला मुझे लग गई, तो आप बोलेंगे मैम पूछ रही हैं कि बता रही हैं कि क्या कर रही हैं, क्योंकि मेरे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है। दो तरीका होता है, या तो मैं वैसे एक्सप्रेशन से बोलूं कि मुझे लग गई, तो तुम मेरे एक्सप्रेशन से समझ जाओगे आप लोग कि हाँ मैम को लगी है, क्योंकि मैम का चेहरा बता रहा है कि मैम को बहुत दर्द हो रहा है। बट अगर मैं आपसे नॉर्मल फेस में बोलूं कि आउच मुझे लग गई, तो आप समझ जाएंगे कि मैम को बहुत तेज लग गई है चोट, इसीलिए मैम के मुंह से आउच निकला है। कभी भी ऐसे जाते हो कि जाते रहते हल्का सा लड़ जाओ तो कहो अरे वाह मुझे तो लग गई, बहुत मजा आ गया मुझे, ऐसा तो चलता नहीं है। तो जो इमोशंस होते हैं पर्टिकुलरली किसी भी फीलिंग के लिए वो बनाए गए। जैसे अगर आप बहुत खुश होते हैं तो हुर्रा बोलोगे, बहुत ज़्यादा दुखी होगे तो आप लोग बोलोगे ना एलास, ऐसे तो बोलोगे नहीं हुर्रा वी लॉस्ट द मैच, ऐसे तो बोलते नहीं हो। हमेशा आप लोग क्या बोलते हो? एलास हाँ एलास बोलोगे, एलास वी लॉस्ट द मैच। आप लोग एक दुख एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, ग्रीफ एक्सप्रेस कर रहे हो। वैसे ही अगर आपको हर्ट होता है तो आउच बोलते हो। बहुत जब कभी भी कोई भी चीज़ बहुत अच्छी लगती है तो आप लोग वाव बोलते हो, तो वाव कितना सुंदर व्यू है यहाँ का, वाव कितनी एकदम पेड़ यहाँ पे हरियाली है, माउंटेन व्यू है, हिल्स व्यू है, तो वो सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, वाओ आई कांट बिलीव आई वन द रेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे वाओ यहाँ पे किसको शो कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है उसकी खुशी को एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, उसकी हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहा है।
कि वो वहाँ पे खुश है, इसलिए वो बोल रही वाओ मैं मैच जीत गई, मतलब उसे भरोसा नहीं हो रहा कि वो मैच जीत चुकी है। क्लियर हो गया? तो जब कभी भी आप नॉर्मल एक्सप्रेशन से उठकर किसी भी चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, अपनी फीलिंग को, अपने इमोशन को और ऊपर लेवल पे लेकर जाते हैं, तो वहाँ पे इंटरजेक्शन का यूज़ होता है। इसे हम लोग दूसरे वर्ड में, अगर आप लोग अभी आप जब आगे पढ़ेंगे तो इसे हम लोग दूसरे वर्ड में एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स भी कहते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स। बट आई वुड प्रेफर कि अगर आप इंटरजेक्शन यूज़ करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा इन्हांसिंग लगेगा, तो दैट्स वाई आई वुड प्रेफर कि आप लोग इंटरजेक्शंस का यूज़ करें, ना कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स का। ठीक है, क्लियर हो गया? देखो यहाँ में बनाया भी है मैंने आप लोग के लिए, देखो यहाँ पे ये वो कुछ काम कर रहा है, अगर इसके मुंह से वाव निकला है, इसका मतलब वो खुश है अपने काम को लेके, ठीक है, जो भी वो अपने लैपटॉप में देख रहा है उसको अच्छा लग रहा है। और ये देखो, ये तुम लोग वाला हाल है, बुक लेके बैठे हैं तो ये आउच लगेगा कि बहुत ज़्यादा पेपर, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट लिखे हैं, बहुत घूम रहे हैं टेक्स्ट में, नहीं पढ़ सकता इतना, ठीक है, तो ये आप लोग का वर्चुअल इमेज कह सकते हो है। उसके बाद आते हैं हम लोग कंजंक्शन पे। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है? अ कंजंक्शन कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस, ठीक है, कोई भी दो वर्ड्स, कोई भी दो फ्रेजेस, कोई भी दो क्लॉजेस को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं किसी एक वर्ड से, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? कंजंक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वॉन्टेड आइसक्रीम बट आई हैड केक इंस्टेड। अब देखो, आई वॉन्टेड आइसक्रीम अलग सेंटेंस है, ये आपको समझ में आ रहा है कि हाँ, इसे समझ में आ रहा है कि उस पर्टिकुलर इंसान को आइसक्रीम चाहिए। अगर मैंने आपसे बोला बेटा आई वॉन्टेड आइसक्रीम, तो आप लोग बोलोगे ना हाँ मैम को तो आइसक्रीम चाहिए थी, बट आई हैड केक इंस्टेड, लेकिन हमें अब बट को हटा दो, तुम दोनों को अभी अलग अलग पढ़ो। मैंने आपसे पहला स्टेटमेंट बोला आई वॉन्टेड आइसक्रीम, ठीक है मैम आपको आइसक्रीम चाहिए थी, हम समझ गए। अब मैंने आपसे बोला आई हैड केक इंस्टेड, मेरे पास केक आ गया, तो आप कहोगे ठीक है मैम आपके पास केक आ गया, लेकिन अगर मैं इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ दूं, एक कनेक्शन डेवलप कर दूं दोनों के बीच में, तो मैंने लगा दिया बट। अब मैं इसको पूरा तरीके से पढ़ूंगी, मुझे चाहिए तो आइसक्रीम थी लेकिन मुझे केक मिल गया, तो जो लेकिन वर्ड था वो क्या हो जाएगा? कंजंक्शन हो जाएगा। जब आप दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जोड़कर एक नई मीनिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कंजंक्शन। अगर आप इन दोनों सेंटेंसेस को अलग अलग पढ़ेंगे तो अलग अलग मीनिंग डिराइव होगी कि आई वॉन्टेड आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए थी, आई हैड केक इंस्टेड, मुझे केक मिल गया। दोनों डिफरेंट सिनेरियो है, लेकिन जब आप दोनों को कनेक्ट करते हो और एक नई मीनिंग डिराइव करोगे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंजंक्शन। जिस वर्ड्स के थ्रू करोगे उसे हम लोग कंजंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें एंड आ जाता है, ठीक है, सो आ जाता है, एटसेट्रा, ठीक है, क्लियर हो गया? इतना ही था आप लोगों का पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक बार मैं वापस सब कुछ रिकॉल करवा देती हूँ आपको, और मैं आपको एक कीवर्ड जो कि मेरा फेवरेट है, कीवर्ड्स मैं आप लोग को लिखवा देती हूँ हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको पूरी पूरी डेफिनेशन नहीं याद करनी है, बस आप उस कीवर्ड को दिमाग में रखो, काम बन जाएगा आपका। नाउन का मतलब होता है सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है। प्रोनाउन का मतलब होता है यूज्ड एज सब्जेक्ट, मतलब इसको हम लोग सब्जेक्ट की तरह ही यूज करते हैं। मैंने आपसे बोला ही इज गोइंग, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। मैंने बोला आई एम गोइंग, मतलब किसी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। आई क्या हो जाएगा? एक नाउन हो जाएगा। वर्ब का मतलब होता है एक्शन, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है सेंटेंस में। एडजेक्टिव का मैंने आपको बताया क्वालिटी ऑफ नाउन, ठीक है। इसको चाहे तो आप लोग लिख भी सकते हैं, एक हल्के छोटे से नोट्स बना लीजिए। नाउन के बगल में लिख लीजिए सब्जेक्ट, प्रोनाउन के बगल में लिख लीजिए यूज्ड एज सब्जेक्ट, वर्ब के बगल में एक्शन और एडजेक्टिव के बगल में क्वालिटी ऑफ नाउन। उसके बाद एडवर्ब क्या होता है? क्वालिटी ऑफ वर्ब, ठीक है। प्रेपोजिशन क्या होता है? ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है, ठीक है, बिल्ड रिलेशनशिप। क्लियर हो गया? इंटरजेक्शन क्या होते हैं? ये आपको इमोशंस या फिर फीलिंग्स दिखाते हैं, ठीक है। कंजंक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? जो दो वर्ड्स को जोड़ते हैं, ठीक है, जॉइनिंग, जॉइनिंग वर्ड्स, सॉरी मैंने वर्ड्स बोला, सेंटेंस होगा। जो दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं उन्हें हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। तो एक बेसिक कीवर्ड के तौर पे याद रखने के लिए आप इन सारे जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीचेस हैं, इनके लिए इस कीवर्ड्स को अगर आप लोग याद रखेंगे तो आपका काम बहुत बढ़िया से बन जाएगा, ठीक है। तो
आज आई होप कि आपको पूरी जो क्लास है वो समझ में आए, पूरे लेक्चर आपको समझ में आएगा। मैंने बहुत ही बेसिक सा लैंग्वेज भी यूज़ किया आप लोगों के लिए, हिंदी लैंग्वेज यूज़ किया है मैंने, बहुत इंग्लिश का कम से कम यूज़ रखा है, और आपको मैंने कोई भी तरीके का फॉर्मूला या फिर कोई भी रूल आपको नहीं बताया। मैंने आपको बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि जब आप कोई सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो उसमें एडजेक्टिव क्या है, इसमें एडवर्ब कौन सा होगा, इसमें कंजंक्शन क्या है, प्रपोजिशन क्या है, आपको ये पता होना चाहिए। अगर आपको ये पता है तब आप एलिजिबल रहेंगे ये पता करने के लिए कि जो सेंटेंस आप पढ़ रहे हैं वो सेंसिबल या फिर कंप्लीट है या नहीं है। ऑलराइट, तो इन सारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज आपको बेसिक लेवल पे होनी ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो, जो कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग कुछ भी करें इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश से आप लोग नहीं भाग सकते, इंग्लिश से आप जितना भागेंगे इंग्लिश आपकी पूछी इतनी तेज से भागेगी। ठीक, तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इसके आगे की मैंने जो बताया आपको, मैंने सीरीज शुरू की है, तो उसके आगे की वीडियोस में मैं आपसे मिलूंगी। ठीक है, तो तब तक के लिए टेक केयर, और बस आप लोग इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, एक और चीज़, क्वेश्चंस प्रैक्टिस अगर आप लोगों को करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। जो भी आप लोग की क्लास है आप उसके रिगार्डिंग क्या कहते हैं, नीचे लिंक मिल जाएगा, आप लिंक को ज्वाइन करके मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस आराम से मिल जाएंगे, वहाँ पे आप रोज़ डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो इंग्लिश है वो इम्प्रूव ही होगी, ख़राब नहीं होगी, आपके भले के लिए और फ़ायदे के लिए बता रही हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।